अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है ना विकास, गौरव एंड संजीव? यस सर। हाँ हाँ सर, हो रहा है। थोड़ा सा भी पुराना ही चल रहा है क्योंकि काफी सारा स्किप हो गया था मेरा, तो मैं दोबारा से ही एक बार ध्यान पे दे रहा हूँ उसको। हाँ उसको करो अच्छे से। हाँ तो और जो असाइनमेंट्स दिए थे मैं अपडेट करके भेजूंगा आज, जहाँ तक का कोर्स हुआ है। ठीक है सर। तो वो असाइनमेंट्स भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट में करके स्क्रीनशॉट पेस्ट करके मुझे फिर दिखाना, कोई क्या 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 ठीक है कर सर। रहे हो। उसके बाद और कुछ इश्यूज भी आए तो मुझे बताना। ठीक है। ओके, और वाजिद का नहीं आ रहा है? ये किन का मैसेज आया था? मुकेश और मोनिश का आया था ना मैसेज? हाँ संजीव। यस सर, दोनों का ही आया था सर। मुकेश और वाजिद आ गया सर। नहीं, वाजिद को मैं कॉल कर रहा हूँ। मोनिश और मुकेश का भी। हेलो वाजिद, हाउ आर यू? I'm fine, sir. क्या ठीक है। ओके लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सो विल टॉक अबाउट ये है कंडीशंस, प्राइसिंग प्रोसीजर और प्राइस डिटरमिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो ये आई टेल यू व्हाट आर द स्टेप्स। इसको कॉन्फ़िगर करना मुश्किल है ट्रेनिंग सिस्टम पे, बट आई टेल यू ऑल द स्टेप्स, ठीक है। तो देयर आर थ्री थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि इन एमएम one is conditions master, then is the procedure for price, and then the price determination। मतलब किस तरह से हम conditions master क्या होती है, क्या प्रोसीजर लगती है प्राइस को फेच करने के लिए। पीओ में जो प्राइस आता है वो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फेचिंग दैट प्राइस इन द पीओ, और उसके बाद फाइनल प्राइस जो डिटरमाइन होता है। तो तीन इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए ये इट्स अ गुड कंटेंट। हाँ देखो, फर्स्ट इज कंडीशंस मास्टर। मतलब हम कोई सा भी पीओ में, जैसे इफ आई ओपन अप परचेज ऑर्डर, जैसे 23 है ना, ठीक। तो जैसे यहाँ पे आइटम डेटा में कंडीशंस टैब होती है ना, तो ये सारे कंडीशन टाइप है, कंडीशंस मास्टर बोलते हैं। तो पीएम पीओ जैसे एक कंडीशन टाइप है, तो इस तरह के कंडीशन, इट्स अ कंडीशन मास्टर। हाँ कि जैसे मान लो कि पीओ के टाइम पे मुझे फ्रेट चाहिए, हाँ तो फ्रेट वैल्यू है, तो फ्रेट डिस्काउंट, मान लो डिस्काउंट, हाँ वेंडर ने डिस्काउंट दिया, तो इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? तो इट इज इनसाइड द इनसाइड DL01 एक कंडीशन टाइप हम कर सकते हैं। तो इट्स डिस्काउंट। हाँ ये शायद बताया था एक बार, छोटा सा एक बार लास्ट क्लास में शायद बताया था मैंने। कोई फ्रेट है, क्वांटिटी वैल्यू, हाँ फ्रेट का मान लो 200 रुपया, हाँ तो इस कंडीशन टाइप में फिर अमाउंट डलता है। जैसे मान लो ये कंडीशन टाइप है प्राइस का, तो प्राइस इस कंडीशन टाइप के अकॉर्डिंग लगेगा इस उसमें इस पीओ में। तो ये कहाँ से आती है? हाँ तो दैट इज हाउ वी फेच द प्राइस। हाँ कभी कभी मेटल मास्टर से आ जाती है, कभी कभी इन्फो रिकॉर्ड से आती है, तो दैट विल डिस्कस। हाँ तो इन्फो रिकॉर्ड हमने किया था जहाँ पे लास्ट प्राइस सेव होता है पीओ का, तो वहाँ से फेच करता है। तो उसका सीक्वेंस क्या है, किस तरह से फेच करता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट कुछ है, या फिर टैक्स कुछ है, या फिर फ्रेट का क्वांटिटी, फ्रेट का वैल्यू है, तो ये सब दे कैन बी मल्टीपल कंडीशन टाइप्स। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशंस मास्टर। तो कोई भी सरचार्ज हुआ, कोई भी डिस्काउंट हुआ, कोई भी टैक्सेस हुआ, इट इज द कंडीशंस मास्टर। हाँ तो कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन होती है ऑन प्राइसेस, स्केल्स एंड वैलिडिटी पीरियड्स। एक डेट के अकॉर्डिंग होता है। देयर आर वैलिडिटी पीरियड्स ऑल्सो, जो इन्फो रिकॉर्ड में भी एक वैलिडिटी पीरियड देखा होगा, उसके अंदर होती है। फिर एक प्रोसीजर कि कौन से सीक्वेंस से कंडीशंस को हम फेच कर रहे हैं टू डिटरमाइन द फाइनल प्राइस। हाँ सीक्वेंस ऑफ कंडीशंस इन डिटरमाइनिंग द फाइनल प्राइस। हाँ इसके बाद हम कंडीशन टाइप को एक रोड मैप करते हैं, किस तरह से वो प्राइस फेच होगा। क्रिएटिंग अ रोड मैप वो प्रोसीजर है। सीरीज ऑफ कंडीशन टाइप्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर प्राइस कैलकुलेशन, ठीक है।
तो डेफिनेशन यहाँ पे यहाँ से वो याद कर लेना, ठीक है। एंड फाइनली ये कंडीशंस को यूटिलाइज करके और प्रोसीजर को भी यूटिलाइज करके हम फाइनल प्राइस को हम परचेसिंग डॉक्यूमेंट में अराइव करते हैं, ठीक है। देयर आर मल्टीपल कंडीशंस, स्केल्स भी होता है, देयर आर स्पेसिफिक कंडीशंस भी होती हैं। तो ये इसको ट्रायो, इस ट्रायो इज इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द कॉस्ट और द प्राइस इन द प्रोक्योरमेंट इन द पीओ, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट है एक्सेस सीक्वेंस। हाँ, तो पहले वो पीपीटी रन कर लो, उसके बाद हम करेंगे। पहले एक्सेस सीक्वेंस। हाँ, तो एक्सेस सीक्वेंस क्या है कि इट्स अ सीक्वेंस विच डिटरमाइंस द फाइनल प्राइस। हाँ, मतलब कि एक्सेस सीक्वेंस ये पाथ है, एंड इट क्रिएट्स एन एक्सेस सीक्वेंस दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस इन विच द कंडीशन टेबल्स आर एक्सेस। किस सीक्वेंस में कंडीशन टेबल को हम एक्सेस करके हम प्राइस फेच करेंगे, ठीक है। कौन कौन से फील्ड को फैक्टर करके हम उस प्राइस को फैक्टर करेंगे हैं। तो इफ आई गो इनसाइड एसपीआरओ में है, तो एसपीआरओ, ठीक है। एसपीआरओ के अंदर जैसे मान लो कि यहाँ पे आई गो टू हियर, यहाँ पे जैसे मटेरियल्स मैनेजमेंट के अंदर गए, ठीक है, एंड यू गो टू परचेजिंग एंड देन आई गो टू कंडीशंस। यहाँ पे कंडीशंस, हाँ, मटेरियल मास्टर के अंदर ही परचेजिंग के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट, परचेजिंग एंड देन कंडीशंस, ठीक है। अब कंडीशंस में जाके यहाँ पे जाके इफ यू चेक यहाँ पे डिफाइन कंडीशन कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे डिटरमाइन प्राइस डिटरमिनेशन प्रोसेस। हाँ, इसके अंदर जाके डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस फॉर परचेजिंग, ठीक है। इफ यू क्लिक ऑन हियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे 0 to 15 17 ये कुछ ऑलरेडी बना हुआ है ना, मतलब SAP गिव्स यू सम एक्सेस सीक्वेंसेस, जैसे मेटल के प्राइसेस है, क्रॉस प्राइस हो गया, हाँ, रिबेट कुछ है, या फिर बेसिकली ग्रॉस प्राइस और मेटल प्राइसेस है। हाँ, और हम कुछ अगर बनाना चाहे कि अगर हम स्टैंडर्ड अगर यूज नहीं करना चाहते तो हम PB00 करके या PB करके जो देखा था, जैसे यहाँ पे PB01 एंड PB02 मान लो ये हमने बनाया है फॉर एग्जाम्पल। तो ये 0001 को मेटल प्राइसेस को कॉपी करके बनाते हैं। तो दिस इज फॉर एग्जांपल आई क्रिएट एन एक्सेस सीक्वेंस। मान लो PB00 मैंने बनाया। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने तो एक जैसा नेम, हाँ, जैसे मान लो एक ग्रॉस नाम डाला और एक कोड डाला, तो इट्स अ 4 डिजिट कोड, अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है। तो इसके बाद आई गो टू एक्सेसेस। तो मतलब ये इस प्राइस को किस एक्सेस पे फेच करेगा। तो प्राइस को डिटरमाइन के लिए इफ यू क्लिक ऑन एक्सेस में क्लिक करके एक्सेसेस पे क्लिक करोगे अगर, देन यू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्राइस कहाँ से फेच होगा, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट से फेच हो सकता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, जिससे मान लो एक वेंडर के साथ एक हमारा मटेरियल का एक मतलब हम बोल रहे कि 1 साल के लिए मैं एक वेंडर से खरीदूंगा माल, ठीक है। तो एक प्राइस सेट होती है कि भाई 1 साल में मुझे आप 2 रुपये में दोगे, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट का ये टेबल है, दिस इज अ कंडीशन टेबल। हाँ, कंडीशन टेबल तो इसके बाद ये करते हैं। जैसे मान लो जैसे 016 है, ये स्टैंडर्ड टेबल है। जैसे मान लो कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के आगे इसमें कंडीशंस ढूंढनी है तो SE 11 में जाके ए ऐड करनी पड़ेगी। हाँ, तो जैसे मान लो कि 016 है तो ए ऐड करनी पड़ेगी। दिस इज अ टेबल। हाँ, तो टेबल नंबर है 016 और जो डेटाबेस टेबल जो बन जाता है वो A10। तो इसमें भी A017, A018, A025, A028। हाँ, तो दिस इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड टेबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे अगर तुम जाओ जैसे कॉन्ट्रैक्ट आइटम, कॉन्ट्रैक्ट आइटम में क्या क्या मिलेगा, परचेसिंग डॉक्यूमेंट नंबर के साथ कौन सा कंडीशन टाइप लगा है, कौन सा वैलिडिटी डेट्स कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन टाइप कौन सी है, प्राइस कौन सी है, कितना वैलिडिटी डेट है, अब सब आ जाएगा। तो दिस इज ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जब बना, ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसके अंदर अगर आप कंडीशंस लगाते हो तो इस टेबल में जाके सेव होगा। तो इट हैज़ डेटा। हाँ, अगर तुम डेटा देखो तो इट हैज़ मल्टीपल डेटा। हाँ, यहाँ पे जैसे 88 डेटा है तो इसमें दिखेगा आपको डेटा। मान लो ये परचेसिंग डॉक्यूमेंट है, ये आइटम है, ये वैलिडेट्स है, ये कंडीशन रिकॉर्ड बना। हाँ, ये PB00 कंडीशन टाइप से देखो, सारा ग्रॉस प्राइस का है। PB00 कुछ लगा, कुछ के लिए PRP0 लगा। तो ये कंडीशन टाइप्स है।
तो कंडीशन टाइप के साथ डॉक्यूमेंट का विद डेट और विद आइटम नंबर है, इस आइटम के लिए एक उस होगा। तो अब इस ये कंडीशन रिकॉर्ड के अंदर वो प्राइस होगी। हाँ, तो इसका एक अलग टेबल है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस, पर हाँ यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड बनेगा। जैसे ही पीओ सेव होगा विद दिस कंडीशन टाइप, तो एक टेबल में सेव होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए ओनली। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जब सेव होता है विद प्राइस, तो वो डॉक्यूमेंट नंबर आ जाती है और एक कंडीशन रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो ये कंडीशन रिकॉर्ड एक यूनिक है, दिस इज यूनिक। हाँ, ये कभी सेम नहीं होगा ये सेम हो सकता है, बट यहाँ पे 2 लाइन आइटम है, तो हर लाइन आइटम के लिए अलग अलग बनेगा कंडीशन रिकॉर्ड। हाँ, बिकॉज अलग है प्राइस। हाँ, 2 अलग अलग मटेरियल है तो अलग अलग प्राइसेस होंगी, इसीलिए कंडीशन रिकॉर्ड भी अलग अलग होंगी। तो सिमिलरली A02527 भी है इन्फो रिकॉर्ड के लिए। तो अभी बेसिक क्या है कि ग्रॉस प्राइस को हम किस तरह से फेच कर सकते हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मतलब कि पीओ में क्या होता है, पीओ में अगर मैंने ये सप्लायर के साथ इस मटेरियल के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, तो प्राइस, ये जो प्राइस है वो इट विल कम फ्रॉम तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हम रेफर कर सकते हैं ना, इसे इन्फो रिकॉर्ड है, तो मतलब प्राइस इन्फो रिकॉर्ड से आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है, इन्फो रिकॉर्ड बना है, तो इन्फो रिकॉर्ड से प्राइस आ जाता है। ये इन्फो रिकॉर्ड नंबर है, इससे प्राइस फेच होती है। अगर इन्फो रिकॉर्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगी। तो ये सीक्वेंस है। तो सिस्टम पहले क्या ढूंढेगा, देखो ये काउंटर है ना, 5, 10, 20, 30, 40, पहले वो 5 पे देखेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं है, वो 10 पे जाएगा। वो देखेगा कि प्लांट स्पेसिफिक को इन्फो रिकॉर्ड बना है, किस किस कॉम्बिनेशन पे, ये सप्लायर 4 चीज इंपॉर्टेंट है, मटेरियल के साथ प्लांट, सप्लायर के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन्फो रिकॉर्ड 4 चीजों बनता है, सप्लायर के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल के साथ प्लांट। तो वो 4 कॉम्बिनेशन पे प्लांट स्पेसिफिक अगर कोई इन्फो रिकॉर्ड उसको मिलता है, तो वो सेकंड पे सर्च करेगा। उसको इन्फो रिकॉर्ड नहीं मिलता है, तो फिर वो इन्फो रिकॉर्ड प्लांट नॉर्मल इन्फो रिकॉर्ड ढूंढेगा प्लांट छोड़ के। वो भी नहीं मिला, फिर नॉन स्टॉक है, तो मतलब यहाँ पे नॉन स्टॉक है, मतलब स्टॉक आइटम है, तो ये 3 पे बंद हो जाएगा। मतलब कि अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो 10 पे गया, 10 पे उसको इन्फो रिकॉर्ड भी नहीं मिला प्लांट स्पेसिफिक, फिर वो विदाउट प्लांट स्पेसिफिक जाएगा, फिर वो प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, तो एरर, मतलब वो मैसेज दे देगा कि कैन नॉट फेच द प्राइस। ठीक है, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो 20, 10 और 20 में नहीं जाएगा, 5 पे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, तो प्राइस सीधा कॉन्ट्रैक्ट से फेच हो जाएगा। 5 नहीं मिला, 10 पे गया, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड मिला उसको प्लांट स्पेसिफिक, तो फिर यहाँ से प्राइस पॉपुलेट कर देगा, इट वुड नॉट गो टू 20, सिमिलरली 30, 40 इस तरह से। तो ये काउंटर है। तो अभी देखो, अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो क्या दिखेगा, तो इफ यू गो टू फील्ड्स, अब इसमें क्लिक करके यू गो टू द फील्ड्स हियर। फील्ड्स में वो क्या दिखेगा कि वो परचेसिंग डॉक्यूमेंट खोजेगा, उस आइटम, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा आइटम पे है। जैसे 016 में अगर तुम देखो, तो देखो यहाँ पे है ना ये आइटम, वो आइटम के साथ खोजेगा, मतलब कि वो मटेरियल मेरा कौन से आइटम पे है, 10 पे है या 20 पे है। कॉन्ट्रैक्ट तो मल्टीपल आइटम से हो सकता है, क्या वो 10 वाला आइटम पे है या 20 वाला आइटम पे है। तो 20 वाला आइटम है तो 20, तो वो ढूंढेगा आइटम और परचेसिंग डॉक्यूमेंट को। हाँ, रन टाइम पे खोजता है कि भाई उस आइटम नंबर कौन सी है, जो सेम कॉम्बिनेशन पे उसको अगर मिला तो कॉन्ट्रैक्ट में वो ये ढूंढेगा, हाँ, कि परचेसिंग डॉक्यूमेंट विद द आइटम। ठीक है, उसको ये नहीं मिलता, मान लो इन्फो रिकॉर्ड। अब इन्फो रिकॉर्ड में क्या क्या फील्ड ढूंढेगा वो, देखो इन्फो रिकॉर्ड वो देखो 4 कॉम्बिनेशन पे ढूंढता है, आई एस टोल्ड यू, सप्लाई, क्योंकि मटेरियल बनता ही है ना, 4 चीज इंपॉर्टेंट है ना आइटम स्क्रीन पे, M11 पे, सप्लायर के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल के साथ प्लांट। तो वो 4 कॉम्बिनेशन पे और कैटेगरी, ये 5 कॉम्बिनेशन पे रन टाइम पे जो डेटा है हमारे पास, मैं पीओ बना रहा हूँ ना, रन टाइम पे मैं मटेरियल डाल रहा हूँ, रन टाइम पे मैं सप्लाई डाल रहा हूँ, रन टाइम में परचेज ऑप्शन डाला, प्लान डाला, तो ये चारों कॉम्बिनेशन पे वो सिस्टम बैकएंड पे ढूंढेगा कि भाई इन्फो रिकॉर्ड है या नहीं। जैसे इन्फो रिकॉर्ड उसको मिल जाएगा, वो पॉपुलेट कर देगा इन द पीओ। ठीक है, तो ये 4-5 कॉम्बिनेशन पे ढूंढता है, सप्लायर के साथ मटेरियल, और ये चारों के कॉम्बिनेशन पे कोई इन्फो रिकॉर्ड है, ये बना होता है, हम इन्फो रिकॉर्ड तो बनाते ही हैं, तो हम इन्फो रिकॉर्ड से फेच हो जाता है। कभी कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट पहले आएगा। हाँ, तो एज पर दिस सीक्वेंस कॉन्ट्रैक्ट कम्स फर्स्ट। हाँ, अगर मान लो कि सीक्वेंस में ये स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, तो फर्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, देन इज अ मटेरियल, फिर इसके बाद मान लो इसको प्लांट स्पेसिफिक नहीं मिला, तो उसको 20 पे जाएगा। 20 पे क्या ढूंढेगा,
इट विल गो टू वो सप्लायर। प्लांट नहीं होगा इसमें। हाँ, अगर मैंने सप्लायर मटेरियल और परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ बनाया तो फिर वो वहाँ से ग्रॉस प्राइस लेके आएगा फ्रॉम द इन्फो रिकॉर्ड। ठीक है, इज इट क्लियर हाउ डज द सिस्टम फेच? क्लियर ना? यस सर। अब देखो, तो ये प्राइस के लिए। हाँ, सिमिलरली फॉर अदर ऑल्सो। हाँ, वैसे टैक्स के लिए ये है, टैक्सेशन हमारे लिए प्राइस इंपॉर्टेंट है, बट हाँ यहाँ पे अदर चीज़ें भी है। टैक्स क्लासिफिकेशन पे भी एक्सेसेस हो सकती है। हाँ, कि मतलब टैक्सेस में मटेरियल प्लांट, ये काफ़ी सारा चीज़ें हैं। मतलब मटेरियल प्लांट अकाउंट असाइनमेंट के कुछ है, तो अगेन मल्टीपल थिंग्स। हाँ, एफआई का पार्ट है ये। तो एफआई में टैक्स क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा सीक्वेंस, पहले वो इस पर देखेगा, फिर 20 पे जाएगा, फिर 30 40, तो सीक्वेंशियली वो करेगा। पहला मिल गया तो खत्म हो जाएगा, सेकंड पे नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो कुछ और है, ऊपर जाओ तो जैसे कुछ रिबेट डिस्काउंट है, मान लो वेंडर डिस्काउंट। हाँ, उसका सीक्वेंस भी हम देख सकते हैं। जैसे वेंडर कंडीशन ग्रुप है, वेंडर सब रेंज है। अगर हाँ, ये फिर इनके सामने एक चेक बॉक्स लगा हुआ है। हेलो, क्या चीज? इनके सामने एक चेक बॉक्स लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है सर? ये एक्सक्लूसिव देखना पड़ेगा, ये क्या है एक्सक्लूसिव। controls whether system stops searching for a condition record after the first successful access। हाँ, मतलब वही है कि एक्सक्लूसिव मतलब वही है कि मतलब पहले पे जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। हाँ, कंट्रोल्स whether system stops searching for a condition after the first successful access for a condition type within the range। मतलब कि अगर एक्सक्लूसिव है तो ये मिल गया तो फिर नीचे पे नहीं जाएगा। तो वो है, तो एक्सक्लूसिव अगर कर दोगे तो पहला अगर मिल जाएगा तो फिर वो नीचे पे नहीं जाएगा, तो वो एक्सक्लूसिव है, इंडिकेटर है एक्सक्लूसिव एक्सेस सीक्वेंस। हाँ, तो मगर इसका अगर उसको ग्रुप, मतलब जो भी फील्ड्स है इसमें ना, मान लो यहाँ पे जो भी ग्रुप्स है इसमें वो कौन सा फील्ड है, देखो इसमें सप्लायर परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंडीशन ग्रुप। अगर हमने ये बनाया है एक्सेस सीक्वेंस, अगर हमने अगर डेटा बनाया है तो ये ढूंढ के फिर नहीं जाएगा इसमें, नेक्स्ट पे नहीं जाएगा वो। सिमिलरली प्राइस ये सारे टिक करके रखने चाहिए सर। क्या क्या बोल रहे हो? ये चेक बॉक्स टिक करके रखने चाहिए। हाँ, मतलब एक्सक्लूसिव है ये, मतलब कि मतलब एक पे गया, जैसे मैंने PB00 पे मैं जा रहा हूँ, उसमें भी एक्सक्लूसिव ही होना चाहिए। मतलब इट विल नॉट सर्च फॉर मल्टीपल। एक अगर फर्स्ट सीक्वेंस पे उसको मिल जाता है तो फिर वो ही विल नॉट गो इन द सेकंड। ये सारा एक्सक्लूसिव है ना। कॉन्टैक्ट मिला तो फिर वो इट विल नॉट सर्च फॉर an info record again. It will not search for plant specific info record. It would not search for plant without plant info record। हाँ, जो पहले मिल जाता है वो एक्सक्लूसिव है। मतलब कि फर्स्ट 5 पे आया, उसको मिल गया तो वो नीचे पे नहीं जाएगा, तो इसलिए एक्सक्लूसिव चेक करनी पड़ती है। कॉन्टैक्ट नहीं मिला तो जाके वो आएगा, मिल जाता है तो बंद हो जाएगा और सर्च नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस उसको मिल जाता है इन्फो रिकॉर्ड से। कॉन्टैक्ट बनाया तो प्राइस मिल गया उसको, तो फिर उसको ये सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सक्लूसिव करके रखो इसको, ठीक है। तो सिमिलरली सारा एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। एक फर्स्ट टाइम मिल गया तो फिर उसके बाद वो इट वुड गो इनसाइड। मतलब कि वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। फर्स्ट जो मिला, पहला नहीं मिला, सेकंड नहीं मिला, फिर तीसरे पे जाएगा, तो वो एक्सक्लूसिव करनी पड़ेगी। अगर एक्सक्लूसिव नहीं करोगे तो फिर वो सर्च करते जाएगा एंड इट वुड बी इनकंसिस्टेंट। तो हमेशा एक्सक्लूसिव रखनी है इसको, ठीक है। एक तो एक्सेस सीक्वेंस। हाँ, तो एक्सेस सीक्वेंस इज देयर। अब नेक्स्ट क्या है, देखो अभी कंडीशन टाइप। हाँ, तो कंडीशन टाइप मतलब ये सारी चीजें, नेट प्राइस हो गया, डिस्काउंट हो गया, टैक्सेस हो गया। और इसमें क्या करते हैं, कंडीशन टाइप हम जब डिफाइन करते हैं विद वी ऑल्सो असाइन द सीक्वेंस। हाँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ग्रॉस प्राइस के एक्सेस सीक्वेंस लगाऊंगा, मतलब मैं अगर देख रहा हूँ ग्रॉस प्राइस का एक्सेस सीक्वेंस मैंने अगर बनाया, तो वो तो मुझे कंडीशन टाइप से लिंक करनी पड़ेगी ना, तो ग्रॉस प्राइस के साथ लिंक करनी पड़ेगी, राइट। इट इज वेरी ऑब्वियस। हाँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जब मैं कंडीशन टाइप को डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला ऑप्शन है जैसे, हाँ, तो मैं अब कौन लॉक करके रखा है यार इसको, ओके। मानो यहाँ पे है कंडीशन टाइप पहले तो बनता है। हाँ, तो जैसे मान लो कि PB00 करके कंडीशन टाइप बना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ 00 वाले, कुछ है रिबेट है, कुछ PB00 है शायद, कुछ PB00 करके डिफॉल्ट पे एक बनता होगा। हाँ, देखो यहाँ पे, तो दिस इज अ स्टैंडर्ड कंडीशन टाइप फॉर ग्रॉस प्राइस। तो हम नॉर्मली यही लेते हैं, स्टैंडर्ड जो बना हुआ है वही लेते हैं, ठीक है।
अभी इसमें क्या है कि इफ आई गो इनसाइड, हाँ, तो फिर यहाँ पे अभी जो लॉक्ड है, तो मैं इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ना एक्सेस व्हेन आई क्रिएट द ग्रॉस प्राइस, ठीक है, जो कंडीशन टाइप जो कंडीशन है, मतलब जो कंडीशन टाइप जो बना हुआ है, उस पर हम एक्सेस सीक्वेंस को असाइन करते हैं। एक्सेस असाइन करना मतलब क्या है कि यहाँ से मैं देखो मेटल प्राइस, यहाँ पे मैं देखो PB00 था ना, हमने एक्सेस सीक्वेंस कौन सा लगाया देखा था अभी, देखो PB01 देखा था। तो PB01 एक्सेस किसके लिए? ग्रॉस प्राइस को फेच करने के लिए। तो अगर मैं ग्रॉस प्राइस का कंडीशन टाइप बनाऊंगा तो आई हैव टू लिंक अ ग्रॉस द एक्सेस सीक्वेंस फॉर फेचिंग द प्राइस। इज क्लियर ना? क्योंकि ये कंडीशन टाइप है, इस कंडीशन टाइप पे ही वैल्यू आएगी। वैल्यू कहाँ से आएगी? जो सीक्वेंस मैंने यहाँ बनाया, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस कंडीशन टाइप पे वैल्यू आएगी, राइट, है ना? जैसे मान लो यहाँ पे है कंडीशन टाइप्स, अगर तुम देखो कंडीशन, हाँ, मतलब ये ग्रॉस प्राइस है, इसके लिए ये प्राइस कहाँ से आएगी? वो सीक्वेंस से आएगी। तो इसके लिए जो मैंने सीक्वेंस बनाया है वो कंडीशन टाइप के साथ लिंक करनी पड़ेगी, ठीक है? तो कंडीशन टाइप जो भी बना, PB00, PMP0 जो भी हो, उसके साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिंक द एक्सेस, बिकॉज जो वैल्यू आएगी वो कंडीशन टाइप के अंदर आएगी। हाँ, जो ग्रॉस प्राइस है, जो अमाउंट है, वो उस कंडीशन टाइप पे आएगी। और कैसे आएगी? वो सीक्वेंस के द्वारा आएगी। अगर सीक्वेंस नहीं होगा तो फेच नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? क्लियर, राइट? तो आई हैव टू असाइन द एक्सेस सीक्वेंस टू द कंडीशन टाइप, ठीक है? तो पहले तो ये कंडीशन टाइप को असाइन करो। यहाँ पे अभी नहीं है, अब हो सकता है यूज नहीं हो रहा हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू, हाँ, व्हेन यू क्रिएट इट और इफ यू यूज अ स्टैंडर्ड वन, तो कौन सा एक्सेस अगर तुमने अलग से बनाया तो उसमें, हाँ, उसको फेच करनी पड़ेगी, ठीक है? अब यहाँ पे कंडीशन अभी स्टैंडर्ड है, इसको ना कुछ करना नहीं है, बस देखना है कि प्राइसेस है, जो प्राइस है तो उसका कंडीशन क्लास प्राइसेस है। कैलकुलेशन किस बेस पे होगा? क्वांटिटी के बेस पे होगा, हाँ, ठीक है, बिकॉज क्वांटिटी के बेस पे प्राइस होगा। हाँ, तो प्राइस कितना होगा? मान लो एक 22 रुपया है, दो का 44 रुपीज़ हुआ, तो क्वांटिटी बेस्ड है प्राइस। इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी बेस्ड होगा, ठीक है? और ये बेस प्राइस है, ठीक है? बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्लास इज प्राइसेस एंड टाइप इज क्वांटिटी। क्वांटिटी के साथ रिलेशन है, ठीक है? नेक्स्ट है ग्रुप कंडीशन। हाँ, ग्रुप नहीं, ग्रुप कंडीशन छोड़ दो, यहाँ हमेशा ग्रुप पे ही लगेगा। हाँ, ग्रुप कंडीशन पे चेक रहेगा। और यहाँ पे देखो ये तीन इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो है कि आइटम कंडीशन एंड हेडर कंडीशन, दोनों है। हाँ, एक तो हेडर कंडीशन पे चेक हुआ तो मतलब क्या है कि हेडर पे भी वो आएगा, हेडर के जो कंडीशन टैब है उसमें वो आएगा, ठीक है? तो मतलब देखो हेडर कंडीशन, अगर मैं हेडर को चेक करता हूँ तो हेडर में भी वो आएगा प्राइस। हाँ, मतलब कि जो कंडीशन है वो हेडर में भी आएगा और आइटम लेवल में भी आएगा, ठीक है? पर नॉर्मली हम दोनों पे चेक करते हैं, हेडर पे भी चेक करते हैं, हेडर में भी हमको दिखेगा और आइटम में भी दिखेगा। तो आइटम कंडीशन मतलब आइटम पे रहेगा, आइटम टैब जो कंडीशन टैब है उसमें, आइटम में जो कंडीशन टैब है उस पर भी आएगी और हेडर में जो कंडीशन टैब है उसमें भी आएगी। ये है अमाउंट ऑफ परसेंटेज, इट हैज टू बी चेक्ड बिकॉज आइदर इट कैन बी अमाउंट और अ परसेंटेज। हाँ, मतलब कि हो सकता है कि नो किसी किसी केस में डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में भी ये चेक करनी पड़ेगी बिकॉज डिस्काउंट इज अ परसेंटेज, सरचार्ज इज अ परसेंटेज। हाँ, टैक्स कैन बी बोथ, इट कैन बी एन अमाउंट और अ परसेंटेज। हाँ, प्राइस इज एन अमाउंट। हाँ, तो सरचार्ज हो गया, डिस्काउंट हो गया, फ्रेट परसेंटेज, 5% फ्रेट लगेगा तो उसमें भी फ्रेट का जो कंडीशन टाइप है अगर, उसमें भी ये अमाउंट परसेंटेज को चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज इट कैन बी अमाउंट ऑफ परसेंट, दोनों एक साथ है तो चेक करनी पड़ेगी। और क्वांटिटी के साथ रिलेशन है, क्योंकि हाँ कि भाई प्राइस जो है क्वांटिटी के साथ रिलेशन होगी उसका, तो क्वांटिटी, तो चार चीज यहाँ पे चेक कर सकते हो। हेडर यू कैन चूज नॉट टू, बट हाँ आइटम को लगानी ही पड़ेगी बिकॉज आइटम के लिए ही इट इज मैंडेटरी टू चेक दिस ऑप्शन। एंड उसके बाद अमाउंट और परसेंटेज को चेक करके क्वांटिटी को चेक करना है, ठीक है? बाकी इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर को चेक करना इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे जो प्रोसीजर है, वी टॉक अबाउट इट लेटर। हाँ, थोड़ा सा एक दो अभी आ रहे हैं उसके ऊपर। तो जो प्राइसिंग प्रोसीजर है उसको भी चेक करना जरूरी है। ये तो असाइन द प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे जो भी है प्राइसिंग प्रोसीजर, मानो जैसे
RM ये रहा परचेसिंग डॉक्यूमेंट का जो प्रोसीजर है, तो ये अटैच करनी जरूरी है। तो जो हमने बनाया, मान लो RK बनाया मैंने, तो RK वाला जो भी है कहाँ गया वो, ये प्राइसिंग प्रोसीजर दीपम करके कोई बनाया होगा। तो ये आपके नंबर क्या बोल रहे हो, कुछ म्यूट कर लो गौरव, कुछ पूछ नहीं रहे हो तो ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग डॉक्यूमेंट है, सॉरी परचेजिंग डॉक्यूमेंट RM00, तो यहाँ पे प्राइसिंग प्रोसीजर भी असाइन करनी पड़ेगी। तो इसमें हम आएंगे थोड़ा सा देर में। बट यहाँ पे हम दो चीज करते हैं, एक तो कि आई क्रिएट अ कंडीशन टाइप, असाइन द एक्सेस सीक्वेंस एंड द प्राइसिंग प्रोसीजर। हम दोनों चीज असाइन करते हैं, क्रिएशन एंड असाइनमेंट ऑफ बोथ। ठीक है, बस इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्रिएट अ कंडीशन टाइप, असाइन द एक्सेस सीक्वेंस एंड द प्राइसिंग प्रोसीजर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चेंजेस है, 3 चेक मार्क इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कंट्रोल्स पे ये तीनों हमेशा ही फिक्स रहेगा, कोई भी प्राइस बनाओ यही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये दो चीज हो गया, एक्सेस सीक्वेंस हो गया एंड कंडीशन टाइप हो गया, दोनों को आपस में लिंक कर दिया। तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ द एक्सेस सीक्वेंस, सेकेंड इज क्रिएशन ऑफ द कंडीशन टाइप एंड असाइनिंग द एक्सेस सीक्वेंस एंड द प्राइसिंग प्रोसीजर, दोनों को हम असाइन करते हैं। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है, डिफाइन कैलकुलेशन स्कीमा। हाँ, स्कीमा मतलब प्रोसीजर। हाँ, तो कैलकुलेशन का जो प्रोसीजर है वो क्या है, मतलब इसमें क्या है, मैं एक प्रोसीजर बना रहा हूं, अरेंजिंग द कंडीशन टाइप्स इन अ डिजायर्ड सीक्वेंस। तो किस सीक्वेंस में मैं कंडीशन टाइप को अरेंज करूंगा ताकि मेरा जो पूरा जो कंडीशन टैब है वो फुलफिल हो, एंड आई असाइन द स्कीमा टू स्कीमा ग्रुप। हाँ, तो कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है वो स्कीमा ग्रुप के साथ असाइन करनी पड़ेगी। उसका पर्पस क्या है, एक रोड मैप बनाओ कि सारा को कैलकुलेट करके एक रोड मैप बनाओ किस तरह से प्राइस फेच होगा। हाँ, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइसिंग प्रोसीजर, लिंकिंग द कंडीशन टाइप एंड सेटिंग द रूल्स। तो यहाँ पे प्रोसीजर बनाओ पहले, उसके अंदर कंडीशन टाइप को लिंक करो और वो और रूल्स बनाओ उसका। तो कैलकुलेशन सीमा अगर आप देखो तो यहाँ पे इफ यू गो इनसाइड दिस वन, लिमिट्स हो गया ये, हाँ, सेट कैलकुलेशन स्कीमा फॉर परचेजिंग। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, तो दिस इज द प्रोसीजर। हाँ, जो प्रोसीजर हमने एक्सेस सीक्वेंस के साथ लिंक किया था दैट इज द प्रोसीजर। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं कि हाँ कोई सा भी जैसे मान लो RM00 या फिर कुछ और देखो, जैसे ये वाला RM1000। हाँ, तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, या स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड पे ही करेंगे। तो डू नॉट क्रिएट इट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा है, 58 ऑलरेडी बना हुआ है, इतना यूज नहीं होता है। तो जो ऑलरेडी है वही यूज करो एग्जिस्टिंग। हाँ, यहाँ से कंट्रोल डेटा पे क्लिक करो, तो जो भी बना हुआ है उसका कंट्रोल डेटा पे यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट देखो, यहाँ पे हम एक रोड मैप बनाते हैं। ठीक है, कि भाई फर्स्ट यहाँ पे भी स्टेप है, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में 10 है, 20 है, 21, 25। तो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं कि 5, 10, 15, 20 इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि स्टेप 1 क्या है, प्राइस। हाँ, अच्छा, स्टेप 1 के अंदर 2 है, मतलब कि जो फर्स्ट वो मतलब देखो यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे इफ यू गो इनसाइड चेक हियर, तो यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है ना, तो फर्स्ट स्टेप में PMP0 है, मतलब ये जो कंडीशन टाइप है, फर्स्ट स्टेप में कंडीशन टाइप आएगी। तो यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप पे कंडीशन टाइप है, ये सब स्टेप है। हाँ, मतलब फर्स्ट स्टेप के अंदर 2 कंडीशन हम चूज कर सकते हैं कि आइदर आई कैन यू नो आइदर मतलब ग्रॉस प्राइस PB00 कर सकते हैं और P001 कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक है। मतलब कि अगर स्टेप का 2 भाग है, मतलब दो अलग अलग है, क्योंकि मेरा मेरे पास 10 पे 10 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं। मतलब कि अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ तो डिस्काउंट के अंदर मैं यहाँ पे मैनुअल, देखो ये मैनुअल है, देखो ये कॉलम, हाँ, मैनुअल में ये चेक मार्क है, मतलब कि मैनुअल कंडीशन में डाल सकता हूँ। तो आई हैव ऑप्शंस, अगर मुझे सेकेंड स्टेप में ऑप्शंस चाहिए कंडीशन टाइप्स के, तो मैं यहाँ पे 10(1), 10(2), 10(3), 10(4) करके मैं बना सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं आइदर मैनुअली R000 भी ले सकता हूँ, मैनुअली R001 भी ले सकता हूँ। रन टाइम पे जब मैं PO बनाऊंगा, रन टाइम पे मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, मतलब कि जब मैं यहाँ से मैं एडिट करूँगा तो एडिट करने पे मैं यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ से मैं F4 में है, F4 करो तो यहाँ पे आई कैन ऐड, बट व्हाट आई कैन ऐड, मैं यहाँ पे कोई भी ऐड कर सकता हूँ।
ये देखो ये सारा कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ मैनुअली। फ्रेट अगर है तो FVA1 करके मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, अगर मान लो कि फ्रेट लगा क्वांटिटी, ये देखो इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ, तो दैट इज मैनुअल हियर। तो मैनुअल मतलब अगर मैं डिस्काउंट मुझे लगानी होगी तो आइदर आई कैन चूज 00012, या फिर मैं अगर कुछ और है, हेडर डिस्काउंट है, ये हेडर डिस्काउंट नहीं, ये चार है जो मैनुअल है। उसी 10 के अंदर जो चीज़ है वो मैनुअली मैं चारों में से कोई भी ऐड कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन FI जिस कंडीशन टाइप पे वो चाहता है डिस्काउंट लगाना, या फिर एब्सोल्यूट हुआ, या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी पे डिस्काउंट है, या लाइक क्या बोलते हैं अमाउंट है या वैल्यू है। तो मतलब ये अमाउंट और वैल्यू है, मतलब कि 100 रुपये डिस्काउंट है तो वो मैनुअली हम डाल सकते हैं। अगर और ग्रॉस पे डिस्काउंट है तो ये लगानी पड़ेगी। अगर क्वांटिटी या फिर डिस्काउंट है, कुछ वैल्यू है, तो ये लगाओगे। तो और एब्सोल्यूट डिस्काउंट है तो ये तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द वेंडर टेल्स मी आई कैन ऐड इट मैनुअली। तो ये मैनुअल कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से हमको स्टेप करनी पड़ता है। ये एक्चुअली हम दिस हैज टू बी डन विद FI बिकॉज इट्स एन इंटीग्रेशन बिटवीन FI एंड MM। हाँ, तो यहाँ पे मैनुअली इंपॉर्टेंट है। मैनुअल अगर मैनुअल कंडीशंस कौन सा रखना है बिजनेस को, तो बिजनेस के साथ और FI के साथ मिलकर ये करनी पड़ेगी। तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हम कर नहीं सकते इसका, बिकॉज इट्स डिफिकल्ट। टैक्स लगा तो ये लगाने के बाद टैक्स, हाँ, तो टैक्स में ये ऑटोमेटिक आएगा। अगर मान मैनुअल नहीं है तो ऑटोमेटिक आएगी। हाँ, तो नॉन डिडक्टेबल टैक्स है, डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। हाँ, मान लो डिस्काउंट एक हो रहा है, हाँ, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो और फिर अक्रू होगा, फिर वैल्यू उसका जाएगा, तो वो प्लस माइनस करके इसके नीचे प्लस माइनस करके वो आएगी ना। तो अगेन दिस इज वेरी क्रिटिकल, आई विल टेल यू कि आप नया मत बनाना, ठीक है, नहीं तो फिर एग्जिस्टिंग हिल जाता है। जो परचेसिंग डॉक्यूमेंट चल रहा है, जो एक्सेस सीक्वेंस चल रही है, उसके अंदर जो है उसी को एनालाइज करो। हाँ, एंड यू हैव टू यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। हाँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अक्रूवल्स भी है, कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट भी है, ये सारा थोड़ा सा एबैपर के ऊपर भी है। कुछ प्रिंट होगा कि नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। प्रिंट प्राइस प्रिंट करना है तो प्रिंट एक्स कर सकते हैं, तो जो प्राइस प्रिंट करोगे तो वो करनी पड़ेगी। ये सारे अगर हमारे स्कोप में नहीं है, इट इज अगेन FI रिलेटेड। तो अगर एक्यूरल्स है, कुछ अकाउंट की है, अगेन मोर इनटू FI है, तो इसमें जाओगे तो फिर इट विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर यू। हाँ, बट थिंग इज कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मल्टीपल अगर कंडीशंस अगर ऐड करनी है तो काउंटर में जाननी पड़ेगी। अगर एक फर्स्ट स्टेप में अगर मल्टीपल कंडीशन है तो 1 2 करनी पड़ेगी। सेकेंड स्टेप में भी अगर मल्टीपल है तो 1 2 3 4 करके ऐड कर सकते हो विद डिफरेंट कंडीशन टाइप। सेम नहीं होगा। हाँ, अगर मान लो कि ये मैनुअल है तो एज पर द डिस्काउंट, एज पर द वेंडर, अगर मुझे एब्सोल्यूट चाहिए या फिर ग्रॉस पे चाहिए या वैल्यू चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे मैनुअली ऐड करूँगा वो चीज़। हाँ, रन टाइम पे अगर मान लो मेरे साथ बात हुआ वेंडर के साथ कि भाई मैनुअल डालो, तो वो ऐड होगी। ऐड होने के बाद ये डिस्काउंट फिर से नीचे लगेगी। कैश डिस्काउंट यहाँ पे DC ऑटोमेटिक लग के आ रही है ना, 2% है, तो वो ऑटोमेटिक कुछ ऑटोमेटिक लग के आएगी। जो मैनुअल चेक नहीं होगी वो ऑटोमेटिक लग के आएगी। जो मैनुअल करना है तो इसी में से कोई सा भी एक कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर डिस्काउंट दे रहा है तो ऐड करो, डिस्काउंट नहीं दे रहा है तो छोड़ दो नॉर्मल। हाँ, और वो कैलकुलेशन वो बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द कंट्रोल डेटा प्राइसिंग प्रोसीजर। सिमिलरली अगर मान लो कुछ और अगर है, मान लो कि मार्केट प्राइस है या कुछ और है, पेमेंट डिस्काउंट है, हाँ, तो यहाँ पे भी डिफरेंट कंट्रोल डेटा होती है। हाँ, तो मान लो ये फर्स्ट कुछ और कंडीशन टाइप है पेमेंट डॉक्यूमेंट के लिए, अगर FI का पार्ट है, तो यहाँ पे वो प्रोसीजर सेटअप करनी पड़ेगी है कि प्रोसीजर सेटअप किया, या फिर मैनुअली है तो ऑलरेडी जो फिक्स्ड है मेरे पास RM001 इज ऑलरेडी देयर। सब में हम यही यूज करते हैं, RM001 या RM1000। हाँ, स्मॉल डॉक्यूमेंट हुआ या बिग डॉक्यूमेंट हुआ, उस तरह से आई कैन डू इट। सर्विसेज के केस में भी वही है। सर्विस या मटेरियल्स पे भी कंट्रोल डेटा पे जाओ तो उसमें भी कुछ बहुत सारे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस है, तो अगेन दिस इज अ वेरी क्रिटिकल एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जाके अगेन FI के साथ बैठ के करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी मोस्ट क्रिटिकल थिंग है इन MM and FI इंटीग्रेशन पे, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, अगर कुछ
पूछते हैं तो व्हाट इज कैलकुलेशन स्कीमा, आई डेवलप अ प्रोसीजर बाय अरेंजिंग द कंडीशन टाइप्स इन द डिजायर्ड सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं, assign the schema to the group, and I create a roadmap. What is the purpose? Creating a roadmap for calculation process by specifying the order of condition types. Define the structure of pricing, condition type को लिंक करते हैं, रूल्स को लिंक करते हैं और प्रोसीजर के अंदर ही करते हैं। तो ये कैलकुलेशन स्कीमा हो गया, ठीक है। दिस इज द मोस्ट रिलेशन एफआई के साथ एमएम का इंटीग्रेशन है विद आल्सो द विद द बिजनेस। तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकली, इट्स अ वेरी क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे rules should be as per the business। इसको नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्कीमा ग्रुप वेंडर। देखो यहाँ पे दिस इज अगेन समझ में आएगा अभी थोड़ा सा। देखो स्कीमा ग्रुप वेंडर, देखो डिफाइन स्कीमा ग्रुप। तो स्कीमा ग्रुप मतलब एक ग्रुप बनाते हैं। व्हाट इज स्कीमा ग्रुप? इफ यू क्लिक ऑन हियर, तो यहाँ पे दो चीज है। एक तो है स्कीमा ग्रुप फॉर सप्लायर एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन। सप्लायर और परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्यों है? सिर्फ हम सप्लायर की बात क्यों कर रहे हैं और सिर्फ परचेज ऑर्गेनाइजेशन की बात क्यों कर रहे हैं? एनी आइडिया? हम बाकी कोई क्यों नहीं बात कर रहे? हम व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट सप्लायर्स एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन? और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? एनी आइडिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सप्लायर एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन? बताना संजीव, विकास, बताओ। देखो ये मैंने पहले भी बोला था। देखो सप्लायर के साथ मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन का लिंक क्या है? ऑर्ग डेटा में मैं बोला था ना, सप्लायर कहाँ बनता है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है, राइट? यस सर। है ना, बनता है ना। तो हम आइडियली क्या करते हैं कि हम एक तीनों का लिंक बनाते हैं, सप्लायर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्रोसीजर को लिंक करते हैं। विच आई टेल यू कि सप्लायर के साथ परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्कीमा जो अपनी बोला RM001 है, RM1000 या RM10000 का जो स्कीमा है, वो तीनों का लिंक करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, एक स्कीमा ग्रुप बनाते हैं। इट्स अ वैल्यू। इफ यू चेक हियर स्कीमा ग्रुप सप्लायर, मतलब इट्स अ वैल्यू हियर। अगर ब्लैंक है तो एक स्टैंडर्ड स्कीमा ग्रुप बनाते हैं। इट्स जस्ट अ इंडिकेटर टू क्वालिफाई। हम एक सप्लायर के लिए हम एक स्कीमा ग्रुप बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक इज इज अ वैल्यू एक्चुअली। ये स्टैंडर्ड स्कीमा ग्रुप है और वो हम क्या करते हैं, मास्टर डेटा में असाइन करते हैं। तो मैं जब बीपी कराया था मैंने बोला था, इफ यू गो टू द सप्लायर, ठीक है, अगर तुम उस बीपी रोल के लिए तुम जाते हो, जैसे FLVN यहाँ पे जाते हो, ठीक है, एंड यू गो टू द जनरल डेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला था, सॉरी परचेजिंग में जाना पड़ेगा। परचेजिंग व्यू में जाओ, इसमें देखो, इसमें ना देखो है ना, स्कीमा ग्रुप सप्लायर, ये मैंने दिखाया था जब मैं करता हूँ। तो ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, मतलब मैं एक स्कीमा ग्रुप सप्लायर बनाता हूँ फॉर माय वेंडर्स। मतलब क्योंकि मतलब क्या, जब मैं ये वेंडर लूंगा तो सिस्टम विल सर्च दिस वैल्यू। जहाँ पे स्टैंडर्ड स्कीमा है तो वो हम सर्च करते हैं, बिकॉज आई एम लास्ट में मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। मतलब ये स्कीमा ग्रुप सप्लायर, स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्राइसिंग प्रोसीजर को लिंक करता हूँ, विच विल टॉक अबाउट। तो जो मैं स्कीमा ग्रुप बनाऊंगा, इससे जैसा वैल्यू और कुछ इस पर नहीं है, एक डिस्क्रिप्शन है, एक वैल्यू है। मान लो स्टैंडर्ड बना हुआ है ऑलरेडी, है ब्लैंक करके ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब मैं ऑटोमेटिक कोई भी सप्लायर बनाऊंगा तो ये ऑलरेडी ब्लैंक पड़ी होगी, है ना। तो ऑलरेडी जब मैं सप्लायर बनाऊंगा तो मेरा स्कीमा ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड रहेगी, है ना। और यहाँ पे जो F4 की लिस्ट है, वो F4 की लिस्ट यहाँ से आती है। देखो NF करके ना, NFDSCC, ये लिस्ट जो है स्कीमा ग्रुप की के साथ यहाँ से आती है। तो अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि मान लो डोमेस्टिक वेंडर है, डोमेस्टिक वेंडर के लिए मान लो मैंने 01 बनाया, तो जितने भी सारे डोमेस्टिक सप्लायर है उसको मैं 01 दूंगा इन परचेजिंग व्यू, सो दैट जब ताकि प्राइसिंग को फेच हो। कैसे फेच होगा मैं बताऊंगा। तो आई कैन क्रिएट 3
क्या बोलते हैं 3 स्कीमा ग्रुप्स, 1 फॉर डोमेस्टिक के लिए बना सकता हूँ, एक इंटरनेशनल वेंडर के लिए बना सकता हूँ। 01 इज फॉर डोमेस्टिक सपोज, 02 इज फॉर इंटरनेशनल। तो जितने भी मेरे सप्लायर्स मैं बनाऊंगा डोमेस्टिक अकाउंट ग्रुप के अंदर, अकाउंट ग्रुप के अंदर बनता है, तो उस अकाउंट ग्रुप के अंदर जो है ना अकाउंट ग्रुप होता है ना, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अकाउंट ग्रुप्स होती हैं। तो उस अकाउंट ग्रुप के अंदर जितने भी सप्लायर्स बने उसको मैंने मान लो 01 दिया, तो वो मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी 01 यहाँ पे फॉर एग्जांपल। अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक ऑलरेडी एडेड है। इंटरनेशनल के लिए 02, तो 02 मुझे हर सप्लायर के अंदर जब मास्टर डाटा बनाऊंगा तो 02 ऐड करनी पड़ेगी। ये मास्टर डाटा मेंटेनेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्कीमा ग्रुप सप्लायर जब बनता है इट हैज टू बी असाइंड टू द वेंडर मास्टर। तो हम ये लिस्ट कहाँ से आता है हमारे पास, ये लिस्ट हमारी स्कीमा ग्रुप फॉर सप्लायर पे आती है। जिस अकाउंट ग्रुप के लिए अगर मैं अलग अलग करना चाहता हूँ तो उस अकाउंट ग्रुप के जब वेंडर्स बनेंगे तो वो 03, 09 ये वैल्यू देनी पड़ेगी मास्टर डेटा में। फर्स्ट पार्ट है ये, टू क्रिएट स्कीमा ग्रुप फॉर सप्लायर। नेक्स्ट है स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ये दो इंपॉर्टेंट है, राइट, बिकॉज परचेजिंग पीओ में, परचेज ऑर्डर के लिए सप्लायर मुझे देनी ही पड़ेगी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन मुझे देनी ही पड़ेगी। तो मैं ये लिंक बना रहा हूँ कि सप्लायर के स्कीमा ग्रुप, सप्लाई के लिए एक स्कीमा ग्रुप बना रहा हूँ प्राइसिंग के लिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो ले रहा हूँ उसके लिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ, फिर मैं प्राइसिंग प्रोसीजर को फिर असाइन करूंगा इन द नेक्स्ट स्टेप, चल टॉक अबाउट। ठीक है, तो सप्लायर के लिए एक स्कीमा ग्रुप सप्लायर होती है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वो यहाँ पे होते हैं डिफाइंड स्कीमा ग्रुप ऑफ परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो जब मैं स्कीमा ग्रुप बनाता हूँ आई make 2 schema groups, one for my supplier which I have to take in the PO, and the second is for the purchase organization। ठीक है, तो अगर मैं स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन दूं तो यहाँ पे भी एक ब्लैंक ऑलरेडी बना हुआ है, या फिर मैं ग्रुप वाइज बना सकता हूँ। हाँ, कि वहाँ 17-10 करके एक ग्रुप बनाया, उसके लिए मैंने 17-10 करके न्यू एंट्रीज में सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन और वो है मतलब 17-10। तो 17-10 परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए 17-10 ग्रुप हुआ, और 10-10 परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10-10 ग्रुप बना। इट्स इज अ वैल्यू, हाँ, इट कैन बी सेम, नॉर्मली हम सेम ही रखते हैं। अगर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक करनी है तो मैं हर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक स्कीमा ग्रुप बनाऊंगा, जस्ट अ वैल्यू, 4 डिजिट वैल्यू एंड अ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो मैं 2 बना लिया, स्कीमा ग्रुप बना लिया, एक जो वेंडर मास्टर पे जाएगी, दूसरा जो मैं असाइन करूंगा विद द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब क्या है, तीसरे स्टेप में, देखो ये थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये 3 स्टेप में होती है स्कीमा ग्रुप। पहले तो एक स्कीमा ग्रुप सप्लायर बनाऊं जो कि जाएगा वेंडर मास्टर पे। ठीक है, सेकेंड एक स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, और थर्ड स्टेप में वो असाइन करो। तो जो स्कीमा ग्रुप ने परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया वो असाइन करो टू द एक्चुअल परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, मतलब जो 10-10 करके बनाया, जो 17 तक करके बनाया, वो अब असाइन करो इस पे, यहाँ पे थर्ड स्टेप में वो असाइन करो। देखो है ना, 17-10 के लिए जो बनाया मैं 17-10 का असाइन कर लिया, 10-10 के लिए जो बनाया वो 10-10 को असाइन कर दिया। ये स्कीमा ग्रुप है, दिस इज द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो ये कॉन्फिग पे होता है। तो असाइनमेंट इज द कॉन्फिग। तो जो भी ये लिस्ट ऑटोमेटिक आएगी। हाँ, जितने भी मैंने परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आई डोंट हैव टू ऐड एनी एंट्रीज। हाँ, तो ये ऑटोमेटिक लिस्ट ले लेता है। तो 10-10 वाला ये है, उसके लिए मैंने 10-10 बनाया ग्रुप, स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक के साथ एक के अपोजिट असाइन कर दो। 17-10 के लिए मैंने 17 बना, एक के अपोजिट एक बना लो। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है स्कीमा ग्रुप। हाँ, पहले मैंने स्कीमा ग्रुप वेंडर बनाया एंड दैट वैल्यू गोज इनटू द मास्टर डेटा। सेकेंड मैंने स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट विल बी असाइन टू द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 स्टेप में हुआ, सप्लायर के लिए बनाया, मास्टर डेटा में असाइन किया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रुप बनाया, और उसको परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए असाइन कर दिया। तो 3 स्टेप्स में ये हुआ स्कीमा ग्रुप टोटल। हाँ, इसको बंद करो। अच्छा, अब नेक्स्ट में देखो स्कीमा डिटर्मिनेशन। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमने वही स्कीमा ग्रुप में क्या बोला मैंने, स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इसके अंदर परचेज ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करूंगा स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और दिस इज अगेन असाइनमेंट ऑफ स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो अभी मैं दिखा रहा था। हाँ, तो स्कीमा ग्रुप के अंदर जो तीसरा स्टेप है, दिस द तीसरा स्टेप, असाइनिंग द स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। जो जिस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैल्यू बनाया है उसको आपस में असाइन कर दो। ठीक है, अब वो किस लिए करता हूँ वो लास्ट स्टेप में पता चलेगा अब। ठीक है, तो इतना तक आई हैव असाइन द स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन।
अब लास्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर के लिए मैं क्या करता हूँ, आई create a link between all these groups, linking the schema to standard purchase organization. ठीक, specify which calculation schema to use for standard purchase orders considering the rules. तो यहाँ पे standard purchase orders के लिए एक configuration करनी पड़ेगी जहाँ पे मैं स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा ग्रुप वेंडर और प्राइसिंग प्रोसीजर को आपस में लिंक कर दूंगा। ठीक है, देखो ये समझ में आएगा। देखो अभी देखो डिफाइन क्या लास्ट स्टेप है, ये डिफाइन स्कीमा डिटरमिनेशन। इफ यू गो इनसाइड हियर तो देखो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट वाला है और ओनली दिस वन वी हैव टू यूज, डिटरमाइन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर परचेज ऑर्डर। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो 10-10 के लिए जो 10-10 के साथ स्कीमा ग्रुप के साथ मैं प्राइसिंग प्रोसीजर को आपस में जोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो जो मेरा स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन है मैंने 10-10 के लिए बनाया था, वो कहाँ असाइन किया था बताना। 10-10 करके जो स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो मैंने कहाँ असाइन किया था बताना विकास, वाजिद। क्या सर, फिर से बताना। स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने 10-10 के लिए बनाया, तो ये मैंने कहाँ असाइन किया था, किसके साथ असाइन किया था ये स्कीमा ग्रुप? परचेज ऑर्डर सर। वेरी गुड, वेरी नाइस। और जो यहाँ पे ऑन ये वाला पकड़ो, हाँ ये 10-10 ना। और जो 0-1 करके जो मैंने स्कीमा ग्रुप सप्लायर बनाया था वो कहाँ असाइन किया था? वो प्लांट के लिए मास्टर डेटा में। वेरी गुड, मास्टर डेटा में, वेरी नाइस। सॉरी सर। हाँ मास्टर डेटा में, राइट। अब उसके साथ मैं प्रोसीजर को लिंक कर देता हूँ। हाँ मतलब प्रोसीजर मतलब क्या, जो हमने जो रूल्स बनाए थे ना, देखो ये रूल्स है, जैसे है ना RM1000 देखा था ना, RM1000 है या RK1000 है, ये तीनों को मैं जोड़ देता हूँ। मतलब स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा ग्रुप सप्लायर के साथ मैं प्राइसिंग प्रोसीजर को जोड़ देता हूँ करके सेव करूंगा इसको। ठीक है, तो क्या होगा, देखो देखो ये लास्ट स्टेप है ना, ये तीनों को मैंने जोड़ दिया। हाँ अब देखो, अब मैं पीओ बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ना। पीओ में क्या रहेगा, मेरा सप्लायर रहेगा। ठीक है, पीओ में सप्लायर भी रहेगा, पीओ में मेरा परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा। अब सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम will find the schema group supplier which is in the master data, and it will find the schema group purchase organization which is assigned to this purchase organization। वो दोनों एक्सट्रैक्ट हो जाएगा ना मास्टर डेटा से, वो निकाल लेगा, राइट। सप्लायर के मास्टर डेटा में ऑलरेडी स्कीमा ग्रुप सप्लायर है, राइट। वो वहां से स्कीमा ग्रुप सप्लायर के उठाएगा, जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन लिया रन टाइम पे और उसके साथ मान लो 10-10 स्कीमा ग्रुप है, उसको उठाएगा, इन दोनों का लिंक ढूंढेगा इस टेबल में जाके, तो वो उसको मिल जाएगा भाई। 10-10 उसको कहाँ से मिला, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से 10-10 असाइंड है तो 10-10 मिल जाएगा। सप्लायर का मास्टर डेटा में 0-1 पड़ा हुआ है तो 0-1 लेके आएगा। और हमने इस कॉन्फ़िग में हमने A1000 करके प्रोसीजर बना के रखा है, राइट। तो जैसे ही उसको ये प्रोसीजर मिलेगा, वो कंडीशन टाइप पे जाके वो पूरा कैलकुलेशन वहाँ पे पॉपुलेट कर देगा। यहाँ पे PMPO, ग्रॉस प्राइस, डिस्काउंट जो है मैंने किया था वो प्रोसीजर यहाँ पे फेच हो जाएगा। एंड साथ साथ ही एक्सेस सीक्वेंस भी चला, एक ही साथ होता है, मतलब इट्स वेरी विद इन फ्यू सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स। हाँ पहले तो वो ढूंढा, कंडीशन टाइप को पॉपुलेट किया, कैसे पॉपुलेट किया, सप्लायर से स्कीमा ले लिया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से स्कीमा लिया और प्राइसिंग प्रोसीजर के साथ मैंने लिंक बना के ही रखा है। तो इस प्रोसीजर से वो जो कैलकुलेशन प्रोसीजर है वो लिंक करके एक्सेस सीक्वेंस भी चला, इन्फो रिकॉर्ड मिला, इन्फो रिकॉर्ड से प्राइस आया और उस पर फेच हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर किस तरह से होता है? यस सर। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना कि सप्लायर, तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो वेंडर मास्टर से वो 0-1 उठा लेगा जो रन टाइम पे पीओ में डाल रहा हूँ। परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके साथ जो असाइंड है ब्लैंक है, तो ब्लैंक का भी लिंक बना हुआ है ना, देखो ब्लैंक के साथ ऑलरेडी है, देखो क्योंकि अगर ब्लैंक पड़ा हुआ है तो वो ब्लैंक उठाएगा परचेज ऑर्गेनाइजेशन से, ब्लैंक उठाएगा सब वेंडर मास्टर से। अब जो ये वेंडर मास्टर पीओ में है, ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन पीओ में है, इन दोनों का वो लिंक ढूंढेगा इस टेबल में जाके, उसको मिल जाएगा RM001। अब RM001 में जो मेरा प्रोसीजर है वो सीधा इसमें फेच हो जाएगा और एक्सेस सीक्वेंस रन हुआ,
मान लो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे नहीं है देखो, हाँ, तो इट विल गो फॉर द इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड मिला, इन्फो रिकॉर्ड पॉपुलेट हुआ, प्राइस यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर? स्टेप्स सीक्वेंस वाइज क्लियर है, राइट? यस सर। ठीक है, तो जस्ट टू रिकैप, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस सीक्वेंस बनाते हैं कि किस तरह से एक्सेस सीक्वेंस बनेगा। देन आई क्रिएट द कंडीशन टाइप्स, लाइक सरचार्जेस, नेट प्राइसेस, टैक्सेस, एंड आई असाइन द, इसलिए कंडीशन टाइप पे भी असाइंड है। हाँ, अगर सोचोगे कि तो कंडीशन टाइप पे भी हमने प्राइसिंग प्रोसीजर लगा के रखा है, राइट? तो इट टेक्स फ्रॉम दैट आल्सो, तो दोनों मैच करनी चाहिए। हाँ, जो प्रोसीजर तुम ऐड करोगे इट शुड मैच व्हाट इज इनसाइड द कंडीशन रिकॉर्ड। हाँ, तो कंडीशन रिकॉर्ड सॉरी कंडीशन टाइप के अंदर जो एक्सेस सीक्वेंस बनाते हैं, साथ साथ हमने प्रोसीजर भी ऐड करते हैं, राइट? तो वो प्रोसीजर ही वो कॉन्फ़िगरेशन पे होनी चाहिए। हाँ, ये जो प्रोसीजर है वही तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन पे, वही प्रोसीजर हमको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जो प्रोसीजर है वो एक्सेस सीक्वेंस वाला ही डालनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो फिर इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन टाइप आया, एक्सेस सीक्वेंस मैंने असाइन किया, फिर ऑल्सो प्रोसीजर भी असाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे मैंने वो प्रोसीजर बनाया। हाँ, कौन सा मैनुअली ऐड करना है, कौन सा वो ऐड करनी है, वो एफआई के साथ मिलके मैंने वो पूरा प्रोसीजर बनाया, रूल्स बनाया। ठीक है, उसके बाद कुछ बोल रहे हो क्या? म्यूट कर दो। हाँ, ठीक है, उसके बाद फिर स्कीमा ग्रुप वेंडर। हाँ, एक मैंने स्कीमा ग्रुप वेंडर बनाया फॉर माई वेंडर, एक मैंने स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एक वैल्यू है, सेम वैल्यू रख सकते हैं, या फिर ब्लैंक तो पड़ा ही है, इसका भी ब्लैंक पड़ा होता है, इसका भी ब्लैंक पड़ा होता है। तो ये दोनों ब्लैंक आ गया मेरे पास। अब मैं असाइन करूंगा। हाँ, असाइन द स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला जो ब्लैंक है वेंडर, वो वेंडर मास्टर पे असाइन होगी। सेकंड वाला जो ब्लैंक है, मान लो परचेज ऑर्गेनाइजेशन का ब्लैंक है, वो मैं असाइन करता हूँ विद द परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद ये असाइन करता हूँ स्कीमा ग्रुप टू परचेज ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्लैंक है, ब्लैंक के साथ वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिया मैंने 6 स्टेप में। और लास्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, आई असाइन व्हाट, असाइन द स्कीमा ग्रुप परचेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कीमा ग्रुप सप्लायर विद द प्राइसिंग प्रोसीजर। इसको मैं तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, ताकि जब पीओ बने तो वेंडर मास्टर से मैं इसको उठा लूँ, स्कीमा ग्रुप सप्लायर, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्फिग में मैंने ये जो असाइन करके रखा है, यहाँ से मैं ये उठा लूँ, और सिस्टम विल फाइंड कम इन go to this table in a fraction of a second ना। it will search कि भाई हाँ इसको 10-10 मिल गया, कहाँ से, परचेज ऑर्गेनाइजेशन से 10-10 मिल गया, वेंडर मास्टर से क्या मिला 0-1, फिर उसने इस टेबल में आया तो उस टेबल में उसको मिल गया क्या, प्रोसीजर मिल गया। तो जैसे ही प्रोसीजर कॉन्फ़िगर्ड है, प्रोसीजर के लिए वो प्राइसिंग का जो है ये पूरा पॉपुलेट कर देगा। साथ साथ एक्सेस सीक्वेंस से रन हुआ, इन्फो रिकॉर्ड है तो इन्फो रिकॉर्ड से प्राइस आ गया, ये भी आ गया, साथ साथ ये भी हुआ, सीक्वेंशियली वो रन हो गया, अमाउंट आ गया मेरे पास, ये अमाउंट में डाल दिया। इट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हम प्राइस को फेच करते हैं। मैं सीक्वेंस भी बना रखा हूँ कि कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट पहले आएगा, कॉन्टैक्ट नहीं है तो इन्फो रिकॉर्ड आएगा विद द कॉम्बिनेशन। तो सिमिलरली ये भी फ्रेमवर्क भी आ गया, और ये एक्सेस भी चला, और इसमें प्राइस भी पॉपुलेट हो गया, तो ग्रॉस प्राइस मेरा इस तरह से आ जाता है। ठीक है, क्लियर राइट? ठीक है, तो वी कैन एंड द सेशन टुडे हियर। हाँ, तो विल मीट होपफुली टुमारो और डे आफ्टर, आई एम नॉट श्योर, आई विल टेल यू। हाँ, तो विल कंटिन्यू। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, Bye, बाय, sir. हैव अ गुड डे, बाय बाय।